हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस के इस मंच पर आप सबका ढेरों स्वागत करता हूँ। आप सब मेरे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं और चर्चा का आज का जो विषय है वह ट्रम्प 2.0 प्रशासन के द्वारा लिया गया वह निर्णय जिसके आधार पर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होने से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होने का निर्णय किया है। ट्रम्प की यह महत्वपूर्ण घोषणा, जिस दिन उन्होंने अपना शपथ ग्रहण लिया था अपने पद को लेकर, उन्होंने यह घोषणा जारी किया था और उसी की परिणति है कि अब इस घोषणा को अमली जामा पहनाया जा चुका है। तो ट्रम्प की घोषणा ही थी कि अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हम बाहर करेंगे, उससे अब विलग होंगे और निश्चित रूप से इसी संदर्भ में यूएनएचआरसी से अमेरिका आज बाहर हो चुका है। दरअसल में 5 फरवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको कि हम यूएनएचआरसी या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रूप में जानते हैं, से अलग होने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया। और इसके साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, जिसको कि हम यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, इसको हम बल्कि आप कह सकते हैं कि UNRWA एक एजेंसी है। यह एजेंसी को भविष्य में सहायता राशि जारी करने पर भी रोक लगा दी है। तो निश्चित रूप से UNRWA ट्रंप के इस निर्णय से प्रभावित होने वाला है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने प्रशासन को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे आप यूनेस्को के रूप में जानते हैं, उसमें भी अमेरिका की भागीदारी की समीक्षा करने का निर्देश जारी कर दिया है। ये बहुत बड़े घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम के पीछे कारण क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका बाहर होने का निर्णय क्यों किया है? तो दरअसल में ये जो यूएनएचआरसी है, इस पर इजराइल के विरुद्ध पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगता रहा है। अमेरिका का मानना है कि यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इस्राएल के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार करता है और इसी वजह से यूएनएचआरसी से अमेरिका अपने को बाहर करने का निर्णय लिया है। दरअसल में यूएनएचआरसी पर यह आरोप लगता रहा है कि वह इजराइल के विरुद्ध अनुचित निंदा प्रस्ताव पारित करता रहा है, जिससे यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा मिलता है। और यह कदम अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की भूमिका और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। आज की क्लास में हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि वे कौन से प्रमुख कारण रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने इतना सख्त कदम अख्तियार किया है, यूएनएचआरसी से बाहर होने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि यूएनएचआरसी क्या है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं, उसकी संरचना क्या है और साथ ही उसके मुख्य कार्य क्या हैं, उसके मुख्यालय कहाँ पर स्थापित हैं, और यहाँ तक कि हम UNRWA को भी समझने का प्रयास करेंगे कि UNRWA किस प्रकार की एजेंसी है। तो आइए हम पहले समझने का प्रयास करें कि यूएनएचआरसी किस प्रकार का संगठन है, उसकी संरचना क्या है, उसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो दरअसल में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
जिसको कि हम UNHRC कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर सरकारी संस्था है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यह कार्यरत है। आप एक तरह से वैश्विक संस्था, चूंकि यूएन यूनाइटेड नेशन की संस्था है, वैश्विक स्तर पर यह संस्था मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए कार्य करती है। अगर आप स्थापना की बात करें तो दरअसल में UNHRC की स्थापना 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के आधार पर, प्रस्ताव संख्या अगर आप देखें तो 60/251 के तहत की गई थी। और यह संस्था जो UNHRC है वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNCHR, यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन ह्यूमन राइट्स का स्थान लेने के लिए बनाई गई। यानी जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है UNHRC है, उसका पूर्ववर्ती नाम रहा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, जिसको कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं UNCHR, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यानी 1946 में जिस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, उसका गठन किया गया, जिसने 1948 में सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी, उसे 2006 में एक नया नाम दिया गया, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के रूप में जानते हैं। अब थोड़ा हम समझने का प्रयास करें कि ये जो UNHRC है उसके उद्देश्य क्या है, यह संस्था किन उद्देश्यों के लिए कार्य करती है। तो दरअसल में UNHRC का जो मुख्य उद्देश्य है वह विश्व भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी करना है, उसकी जांच करना है और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करना है। यह संस्था विभिन्न देशों में मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए समय समय पर विशेष प्रयास करती है। तो बड़े उद्देश्यों को लेकर UNHRC का गठन किया गया है, उसकी स्थापना की गई है और इन्हीं उद्देश्यों के लिए UNHRC निरंतर प्रयास करती है। अगर इसके हम सदस्यता की बात करें, इसकी संरचना की बात करें, तो निश्चित रूप से संरचना और सदस्यता को भी समझना बहुत आवश्यक है। सदस्यों की संख्या, इस UNHRC में सदस्यों की संख्या है 47 सदस्य राष्ट्र, जो यूएनओ के सदस्य राष्ट्र। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से इन 47 सदस्यों का चयन किया जाता है। वैसे अगर संपूर्ण संरचना की बात करें तो UNHRC में संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं, जिनमें उनकी संख्या 123 या उससे अधिक हो जाती है, इसके पूर्णकालिक सदस्य। लेकिन अगर हम इसकी संरचना और सदस्यता की बात करें तो 47 मेंबर इसके कोर मेंबर्स हैं। इनका चयन जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष के लिए निर्धारित होता है, 3 वर्षीय कार्यकाल होता है। अगर हम इसे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात करें, यानी UNHRC का निरूपण इस रूप में किया गया है जिससे कि विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इस मानवाधिकार परिषद के अंतर्गत हो जाए। और इसे आप देख सकते हैं, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है, अफ्रीकी समूह से 13 सीटें निर्धारित की गई है, एशिया प्रशांत समूह से 13 सीटें, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन समूह से 8 सीटें, पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह से 7 सीटें, पूर्वी यूरोप समूह से 6 सीटें। यानी ये इन भागों में पूरा का पूरा विश्व समाया हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र से विभिन्न देशों को इसे संरचना और सदस्यता के रूप में सम्मिलित किया जाता है UNHRC के अंतर्गत। तो ये देशों की संख्या 13 सीटों का मतलब क्या है? अफ्रीकी समूह के 13 सदस्य राष्ट्र UNHRC में सम्मिलित होते हैं। कितने वर्ष के लिए? इनका प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का कार्यकाल
3 वर्ष का होता है। तो इसी प्रकार एशिया प्रशांत समूह से भी 13 सीटें, चूंकि बड़ा क्षेत्र है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन समूह से भी 8 सीटें, पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह से 7 सीटें, पूर्वी यूरोप समूह से 6 सीटें निर्धारित हैं। और जहां तक कार्य का प्रश्न है कि यूएनएचआरसी किस प्रकार के कार्य को संपन्न करने वाली संस्था है, तो सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा यूपीआर, यानी कहने का हमारा आशय है कि सभी सदस्य देशों की मानवाधिकार स्थिति की समीक्षा करना इसका मुख्य कार्य है। और विशेष प्रक्रियाओं की अगर चर्चा हम करें तो यूएनएचआरसी स्वतंत्र विशेषज्ञों और विशेष दूतों के माध्यम से मानवाधिकारों से जुड़े विषयों की जांच करने से संबंधित है। जांच करने संबंधी कार्यों को यह संपन्न करने वाली संस्था है। जहां तक मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संज्ञान लेने का प्रश्न है, यह भी इसका कार्य है। तो किसी भी देश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर चर्चा करना और सिफारिशें देना, यह यूएनएचआरसी का कार्य है। साथ ही यूएनएचआरसी जो है संकटग्रस्त क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से संबंधित संस्था है। कारण क्या है कि गंभीर मानवाधिकार संकट की स्थिति में यह संस्था त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम है, त्वरित कार्रवाई करती है। और यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यहां से यह संस्था संपूर्ण विश्व स्तर पर संचालित होती है। अब यूएनएचआरसी को लेकर कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, कुछ चुनौतियां भी स्पष्ट होती रही हैं। हालांकि यूएनएचआरसी का जो उद्देश्य है वो वैश्विक मानवाधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से इस संस्था को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर देखा जाए तो मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले देशों का स्वयं परिषद में चुन लिया जाता है। वैसे देश भी यूएनएचआरसी के मेंबर बनते हैं जहां पर मानवाधिकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। ऐसे देश मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं, फिर भी परिषद में इनका स्थान सुनिश्चित हो जाता है। इसके साथ ही यह भी आलोचना की जाती है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह करने और शक्तिशाली देशों का जो प्रभाव है इस संस्था में बना होता है। साथ ही यह भी आलोचना का एक बड़ा विषय होता है कि कई मामलों में निष्क्रियता और प्रभावी कार्रवाई की कमी इस संस्था के द्वारा देखने को मिलती है। यानी जो संस्था है, यूएनएचआरसी जो संस्था है, वह कई मामलों में बहुत ही निष्क्रियता का प्रयोग करती है। निष्क्रिय भाव जो है परिलक्षित होते हैं। प्रभावी कार्रवाई करने में यह संस्था सदैव पिछड़ी हुई रहती है। और अगर निष्कर्ष आधार पर देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो बहुत सारी आलोचनाएं होती है इसकी। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो यह एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण विश्व के स्तर पर मानवाधिकारों का संरक्षण करने के उत्तरदायी है। उसके संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाली यह संस्था है। हालांकि इसे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, फिर भी यह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहा है। दूसरी बात, हमने कहा था आपसे कि अमेरिका ने, वहां के राष्ट्रपति ने 5 फरवरी 2025 को यूएनएचआरसी से बाहर होने से संबंधित जिस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, उसके साथ ही अमेरिका ने यूएनआरडब्ल्यूए, जिसको कि हम संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के रूप में जानते हैं, उससे भी वह विलग होने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। यानी आज की डेट में अगर आप देखें तो अमेरिका न केवल यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है, बल्कि उसने यूएनआरडब्ल्यूए को जो वित्तीय मदद देता रहा है, अब उस प्रकार के मदद से यूएनआरडब्ल्यूए को वंचित होना पड़ेगा। तो अमेरिका का यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन इस निर्णय के क्या दूरगामी प्रभाव होंगे, इन प्रभावों का अवलोकन करने से पहले हमें समझना होगा
कि UNRWA क्या है, यानी इसे हम कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, ये क्या है, इसे भी समझने की हमें आवश्यकता होगी। तो दरअसल में जो UNRWA है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। तो ये दरअसल में राष्ट्रपति का एक बड़ा निर्णय रहा है और UNWA गाजा, पश्चिमी तट, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जो आवश्यक सेवाएं हैं, उन सेवाओं को प्रदान करने की यह एजेंसी है। अमेरिका ने जो निर्णय लिया है कि UNRWA को वह जो वित्तीय मदद देता रहा है, वह अब मदद देना बंद कर दे। तो अमेरिका के इस कदम से UNRWA के जो क्षेत्र हैं, कार्य करने के जो क्षेत्र हैं, उनकी जो द्वारा दी जाने जो सेवाएं हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे शरणार्थियों की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तो यहाँ पर जो UNRW है, ये दरअसल में एक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी है, एक विशेष प्रकार की एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, और यह एजेंसी विशेष रूप से फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यरत है। जहां तक इसकी स्थापना का प्रश्न है, तो UNRWA की जो स्थापना है, वह 8 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव संख्या 302-4 के तहत की गई थी। यानी 1949 से यह एजेंसी कार्यशील है, और यह एजेंसी विशेष रूप से देखे जाए तो उन फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करती है जो 1948 के अरब इसराइल युद्ध के दौरान और उसके बाद अपने घरों से विस्थापित हुए थे। तो शरणार्थियों को सेवा देने से संबंधित यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है UNRWA। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, इसके कार्य का हम विश्लेषण करें, तो UNRWA का जो सर्वप्रमुख उद्देश्य है, वह है फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मानवीय सहायता और विकास सेवाएं प्रदान करना। यह जो एजेंसी है, इन शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाएं, वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचा, आपातकालीन सहायता और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है। जहां तक UNRWA का कार्यक्षेत्र का प्रश्न है, तो UNRWA का जो कार्यक्षेत्र है, आप देख सकते हैं, 5 विश्व के जो 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, खासकर जो ये आप कह सकते हैं कि जो पश्चिम एशिया है, पश्चिम एशिया के अंतर्गत जो 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, वहां पर UNRWA अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है। और ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? गाजा पट्टी का क्षेत्र है, पश्चिमी तट जिसको हम वेस्ट बैंक कहते हैं, वह क्षेत्र है, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया। तो ये अगर देखा जाए तो खासकर जो गाजा पट्टी का क्षेत्र, वैसे देखा जाए तो ये 5 क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही संवेदनशील प्रकार के क्षेत्र हैं। और यहाँ पर अरब संघर्ष देखने को मिलता है, इसराइल से लगे ये सीमाएं हैं, इन सब देशों की सीमाएं हैं, इन क्षेत्रों की सीमाएं हैं, वहाँ पर सदैव तनाव बना रहता है। इसराइल का पश्चिम एशिया में जो खासकर जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनके साथ, उनमें 1-2 को छोड़ दिया है, तो लगभग सभी क्षेत्र, सभी देशों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। बहुत ही तनावपूर्ण माहौल रहता है इन क्षेत्रों पर। तो यहाँ पर शरणार्थी समस्या बहुत ज़्यादा है, और इसी शरणार्थी समस्या के संदर्भ में देखा जाए तो UNRWA के जो कार्य रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। और कौन कौन सी सेवाएं UNRWA के द्वारा दी जाती है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और राहत सेवाएं, आवास और बुनियादी ढांचा, आपातकालीन सहायता आदि दिए जाते हैं। शिक्षा के बारे में अगर देखें तो शिक्षा संबंधी जो सेवा है, तो इस संदर्भ में UNRWA फिलिस्तीनी शरणार्थी बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों का संचालन करती है। यहाँ पर स्कूल संचालित किए जाते हैं UNRWA के द्वारा, जिससे कि जो फिलिस्तीनी शरणार्थी बच्चे हैं,
उन्हें प्राथमिक शिक्षा मुहैया की जा सके, उन्हें माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जा सके। अगर हम स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो यूएनआरडब्ल्यूए शरणार्थियों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं और अस्पताल सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार हम सामाजिक और राहत सेवाओं के बारे में चर्चा करें तो दरअसल में यूएनआरडब्ल्यूए आर्थिक रूप से जो कमजोर शरणार्थी हैं उन्हें खाद्य और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आवास और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में भी इसके कार्य बहुत ही सराहनीय रहे। यूएनआरडब्ल्यूए शरणार्थी शिविरों में बेहतर जीवन सुविधाओं के लिए कार्य करने वाली एजेंसी है। साथ ही अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हुई हो तो वहां पर भी यूएनआरडब्ल्यूए के द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। संघर्ष की स्थिति में, संकट की स्थिति में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए यह एजेंसी महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करती है। और अगर आप मुख्यालय के बारे में देखें तो यूएनआरडब्ल्यू का जो मुख्यालय है वो अम्मान में है, जॉर्डन के अम्मान में है, और गाजा सिटी जो गाजा पट्टी क्षेत्र में स्थित है, 2 जगहों पर स्थापित है। तो यूएनआरडब्ल्यूए का जो मुख्यालय हो अम्मान और गाजा सिटी में स्थित है। अगर फंडिंग की बात करें कि इस एजेंसी को फंड कहाँ, भाई इतने बड़े बड़े कार्य करने वाली एजेंसी है तो इस एजेंसी को फंड कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका भी अवलोकन करना ये जरूरी हो जाता है यहाँ पर। तो दरअसल में यूएनआरडब्ल्यूए को संयुक्त राष्ट्र महासभा से अनिवार्य जनादेश प्राप्त, लेकिन इसकी वित्तीय सहायता मुख्य रूप से विभिन्न सदस्य देशों और संगठनों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करती है। जो वॉलंटियर फंड होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो सदस्य राष्ट्र इसके हैं वहाँ से फंड इन्हें उपलब्ध करवाए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी देश हैं जो स्वैच्छिक रूप से फंड देने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ से इस एजेंसी को फंड की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यूएनआरडब्ल्यू को लेकर भी कई आलोचना देखने को मिलती है कि, और खासकर अगर देखें तो ये जो यूएनआरडब्ल्यू के जो कार्य क्षेत्र हैं वो खुद ही आलोचना के विषय रहे। राजनीतिक विवाद अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसे इजराइल और कुछ पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्थायी रूप से बनाए रखने का आरोप लगाकर इसकी तीव्र भर्त्सना की जाती है, इसकी आलोचना की जाती है। वित्तीय संकट के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ भी आलोचना के बहुत बड़े मायने हैं कि कई देशों द्वारा अनुदान में कटौती करने से इसका संचालन संकट में आ सकता है, वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जहां तक सुरक्षा चुनौतियों की बात है तो गाजा और अन्य विवादित क्षेत्रों में कार्य करने के दौरान सुरक्षा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि यूएनआरडब्ल्यूए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। हालांकि इसे राजनीतिक और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह एजेंसी लाखों शरणार्थियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत सेवाएं प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करती है। इसके अतिरिक्त यूएनआरडब्ल्यूए की चुनौतियों की बात करें तो यूएनआरडब्ल्यूए के आयुक्त जनरल फिलिप लाजारिनी ने एजेंसी के संचालन में बढ़ती चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की है। उनका साफ तौर पर मानना है कि यूएनआरडब्ल्यूए पर इस्राइल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और अमेरिकी फंडिंग में कटौती की वजह से इस एजेंसी को संकट का सामना, खासकर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है या पड़ रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद यूएनआरडब्ल्यूए गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए प्रयासरत है। लाजरनी का यह भी दावा है कि उन्होंने कहा है कि जो अन्य दाता देश हैं उनसे बढ़े हुए योगदान की आवश्यकता है। अगर जो अन्य दाता देश हैं वे फंड को थोड़ा और बड़ा करके मुहैया उसे करा दें जिससे कि एजेंसी की सेवाएं बनी रहे, तो उन्होंने एक बड़ी एक तरह से आप कर सकते हैं कि उसका जो आयुक्त जनरल हैं उनकी एक तरह से अपील है, उन दानदाता देशों से अपील है कि वे
फंडिंग के माध्यम से यूएनआरडब्ल्यूए को सहायता करें। कारण कि अगर अमेरिका फंड को रोक देता है तो निश्चित रूप से यूएनआरडब्ल्यूए के सामने फंड की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कि उसका जो शरणार्थियों के लिए सेवा देने का कार्य है वह प्रभावित हो सकता है। और जहां तक भारत की बात है तो भारत ने नवंबर 2023 में यूएनआरडब्ल्यूए को $2.5 मिलियन का योगदान दिया था, जो एजेंसी के कोर कार्यक्रम और सेवाओं का समर्थन करने से संबंधित। इससे जो योगदान है इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राहत और सामाजिक सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। यह योगदान ऐसे समय में किया गया है जब गाजा में मानवीय संकट गहरा रहा है और यूएनआरडब्ल्यू को बढ़ती आवश्यकताओं का सामना करना पड़ रहा है। और हम देखें कि यूएनएचआरसी और यूएनआरडब्ल्यूए से अमेरिका जब बाहर हुआ है तो उसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। प्रभावों का विश्लेषण, हालांकि प्रभाव जो है अभी परिलक्षित तो नहीं होंगे, लेकिन भविष्य में इस प्रकार के प्रभावों की क्या स्थिति हो सकती है इसका भी आप सबको अवलोकन कर लेना होगा। तो दरअसल में अमेरिका का यूएनएचआरसी और यूएनआरडब्ल्यूए से हटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं कि भविष्य में प्रभावित करने वाला घटनाक्रम। इसका प्रभाव न केवल फिलिस्तीनी शरणार्थियों पर बल्कि वैश्विक मानवाधिकार संरचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ने की भरपूर संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम अमेरिका की भूमिका की पड़ताल करें तो यूएनएचआरसी और यूएनआरडब्ल्यूए से हटने के बाद अमेरिका की वैश्विक मानवाधिकार एजेंडा में भूमिका कम हो सकती है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पर उसके अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। और जहाँ तक फिलिस्तीनी शरणार्थियों की स्थिति का हम थोड़ा सा अवलोकन करें तो यूएनआरडब्ल्यू को मिलने वाली अमेरिकी वित्तीय सहायता बंद होने से शरणार्थियों के लिए आवश्यक सेवाओं में कमी आ सकती है, जिससे उनकी जीवन स्थितियां और भी दयनीय हो सकती है। उनकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है, स्वास्थ्य से जुड़ी जो सेवाएं हैं उसमें कटौती की जा सकती है, अन्य प्रकार के जो जीवन दैनिक जीवन ये चर्या से संबंधित कार्य हैं वो सब प्रभावित हो सकते हैं। और इस संदर्भ में अगर हम इसराइल फिलिस्तीन संबंधों का अवलोकन करें तो अमेरिका ने यूएनएचआरसी से यूएनआरडब्ल्यूए से बाहर होने का जो निर्णय किया है, अमेरिका के इस कदम से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव में वृद्धि हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यह निर्णय इजराइल के प्रति अमेरिका के समर्थन को दर्शाता है। कारण कि यूएनआरडब्ल्यूए से अमेरिका को बाहर होना निसंदेह कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि इस प्रकार का निर्णय इजराइल के समर्थन में अमेरिका के द्वारा लिया गया है। और इस अमेरिका के इस निर्णय पर कुछ देशों की प्रतिक्रिया भी आई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अमेरिका के इस निर्णय की आलोचना हो सकती है, विशेषकर उन देशों द्वारा जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के समर्थन में है। अब दूसरी बात कि अमेरिका के इस निर्णय का यूएनएचआरसी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दरअसल में इसके प्रभावों का अवलोकन कई दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। पहला तो प्रभाव हो सकता है कि जो वैश्विक मानवाधिकार एजेंडा है वो प्रभावित हो सकता है। अमेरिका की निकासी अगर हुई है यूएनएचआरसी से या खुद ही निकला है तो इससे मानवाधिकार संबंधी मामलों में वैश्विक नेतृत्व प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात की अमेरिका की अनुपस्थिति से, अमेरिका जब यूएनएचआरसी से बाहर हो गया तो उसकी अनुपस्थिति से शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। चीन और रूस जैसे देशों का यहां पर प्रभाव बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त सुधारों की संभावना भी से कम हो गई है, कारण कि अमेरिका सुधारों की वकालत करता रहा है, लेकिन उसके बाहर होने के बाद इस प्रक्रिया में कमी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, व्यक्त की जा सकती है। और वित्तीय प्रभाव तो आपने देखा ही कि अमेरिका यूएनएचआरसी के लिए एक बहुत ही प्रमुख वित्तीय योगदानकर्ता देश रहा है और इसकी
इसके बाहर होने से परिषद की जो आर्थिक स्थिति है वह प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात कि अमेरिका के इस महत्वपूर्ण निर्णय की वजह से अमेरिका पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। यूएनएचआरसी और यूएनआरडब्ल्यू से अमेरिका के बाहर होने का अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, हमें इसका भी अवलोकन करना चाहिए। और इस संदर्भ में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा असर तो है कि उसकी वैश्विक छवि प्रभावित हो सकती है। अमेरिका की जो वैश्विक छवि है, मानवाधिकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठने लगे हैं, जिससे उसकी छवि प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात कि बहुपक्षीय संगठनों से उसकी दूरी बढ़ रही है। कुछ इस प्रकार के संदेश पूरे विश्व स्तर पर जा सकते हैं। यह निर्णय अमेरिका की बहुपक्षीय संस्थानों से अलग होने की नीति का हिस्सा था, जिससे अमेरिका की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। और तीसरी बात का हम अगर चर्चा करें तो निश्चित रूप से इसका एक बड़ा रणनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है कि अमेरिका की इस कार्रवाई ने उसके सहयोगी देशों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दी है। विशेषकर जो यूरोपीय देश हैं उसके साथ उनके संबंधों में तनाव आ सकता है। यानी अमेरिका और यूरोप के साथ जो अब तक बहुत बेहतर संबंध रहे थे, अब इन संबंधों की स्थिति कमजोर पड़ सकती है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और अमेरिका ने केवल इस प्रकार का निर्णय कोई पहली बार नहीं किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ और वहां पर केवल उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया है। इसके पहले भी देखा जाए तो यूएनएचआरसी से बाहर होने का निर्णय उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी किया था। बल्कि आप कह सकते हैं कि 19 जून 2018 को अमेरिका ने यूएनएचआरसी से बाहर होने की घोषणा की थी। और वो निर्णय भी ट्रंप प्रशासन का निर्णय था। और कारण क्या बताया गया था? पहला कारण था कि यूएनएचआरसी में पक्षपात और निष्पक्षता की कमी है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है, निष्पक्षता की कमी देखने को मिलती है। अमेरिका का आरोप रहा है कि यूएनएचआरसी बार बार इसराइल के विरुद्ध भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता रहा है। तो पहले कारण भी यही बताया गया था। 2018 में जब अमेरिका यूएनएचआरसी से बाहर हुआ तो उसने इसका कारण बताया। वह इसलिए बाहर हो रहा है कि यूएनएचआरसी में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जाती है, निष्पक्षता की कमी देखने को मिलती है, इसराइल के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, इसराइल के साथ यूएनएचआरसी का जो संबंध है वो भेदभावपूर्ण ढंग से आगे बढ़ता है। साथ ही मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले देशों की सदस्यता इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अमेरिका का मानना है कि परिषद में चीन, वेनेजुएला, क्यूबा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे देश शामिल हैं, जहां पर मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन होता है। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा था कि वह इसलिए बाहर हुआ क्योंकि परिषद में जो मानवाधिकार परिषद है उसमें सुधार के लिए जो प्रस्ताव दिए गए थे उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। अमेरिका चाहता था कि जो परिषद है यूएनएचआरसी है उसमें सुधार किया जाए, तो अमेरिका के प्रस्ताव को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। इस वजह से उसने बाहर का रास्ता देखा। 2021 में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन आए तो उनके कार्यकाल में यूएनएचआरसी में अमेरिका का पुनः प्रवेश हुआ। तो कहने का आशय है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला प्रशासनिक कार्यकाल था उस दौरान यूएनएचआरसी से अमेरिका बाहर हुआ था, और जब डोनाल्ड ट्रंप के स्थान पर जो बाइडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका को एक बार फिर से यूएनएचआरसी में वापसी करा दिया। लेकिन जब दूसरा कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का प्रारंभ हुआ तो कार्यकाल के प्रथम दिन ही उन्होंने इस प्रकार का एक बड़ा निर्णय लिया और जिसे 5 फरवरी 2025 को अमलीजामा भी बना दिया गया। अब थोड़ा सा इस बात को भी अवलोकन करना होगा कि यूएनएचआरसी और यूएनआरडब्ल्यू के मुद्दे पर अमेरिका के इस निर्णय का भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें इसका भी अवलोकन करना चाहिए। और इस तरह अगर आप देखें तो अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने और यूएनआरडब्ल्यू की वित्तीय सहायता रोकने के निर्णय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।
और यह जो निर्णय है, अमेरिका का यह जो निर्णय है, उससे भारत अमेरिका संबंधों को भी प्रभावित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। विशेषकर देखा है तो जो वैश्विक कूटनीति है और बहुपक्षीय संगठनों में भारत की जो भूमिका है, वह कहीं न कहीं इससे प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार का खतरा देखा जा सकता है। जहां तक इस निर्णय का भारत अमेरिका संबंधों पर प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, यदि इसका अवलोकन किया जाए तो बहुपक्षीय कूटनीति में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। कारण कि भारत एक बहुपक्षीय कूटनीति, जिसको हम मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं, तो भारत क्या एक बहुपक्षीय कूटनीति का समर्थक देश है और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने के पक्ष में रहता है। लेकिन अमेरिका का यूएनएचआरसी से हटने की वजह से वैश्विक मानवाधिकार संरचना कमजोर हो सकती है, जिससे भारत और अमेरिका के दृष्टिकोण में अंतर आ सकता है। यूएनआरडब्ल्यूए की वित्तीय सहायता रोकने से पश्चिमी एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है, जहां भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक और ऊर्जा संबंध हैं। तो पश्चिमी एशिया में अगर अस्थिरता बढ़ती है तो निसंदेह भारत का जो व्यापारिक स्थिति है वो कमजोर हो सकता है पश्चिमी देशों के साथ। तो भारत पर बड़ा एक आर्थिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम इस बात का भी अवलोकन करते हैं कि इस्राएल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत जो है एक संतुलित नीति को अपनाता रहा है। भारत पारंपरिक रूप से फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन करता रहा है, लेकिन अगर हाल के वर्षों के हम लोग अवलोकन करें तो भारत ने इस्राएल के साथ भी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाया है। अमेरिका का जो कदम है अभी यूएनआरडब्ल्यूए से बाहर होने का या यूएनएचआरसी से बाहर होने का, तो ये कहीं न कहीं इस्राएल के प्रति उसके झुकाव को ही दर्शाता है, जिससे भारत पर भी दबाव बन सकता है कि वह अपने रुख को स्पष्ट करे कि वह अमेरिका के इस कदम का समर्थन करता है या उसका विरोध करता है। समर्थन करता है तो विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं, और अगर विरोध करता है भारत तो इससे भारत अमेरिकी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। भारत को पश्चिम एशिया में अपने संतुलन को बनाए रखना होगा, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कार्य करते हैं। और एक तीसरी स्थिति के रूप में अगर देखा जाए तो भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है और पश्चिम एशिया की स्थिरता पर प्रभाव का अगर हम अवलोकन करें तो भारत तेल और गैस की एक बड़ी मात्रा मध्य पूर्व, विशेष रूप से अगर आप देखें तो सऊदी अरब, ईरान, यूएई आदि से आयात करता है। यदि अमेरिका की नीतियों से फिलिस्तीनी संकट बढ़ता है तो पश्चिम एशिया में अस्थिरता आ सकती है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। अमेरिका का यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग रोकना इस क्षेत्र में, जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में शरणार्थी संकट को गहरा सकता है। इससे भू राजनीतिक तनाव और आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है। यदि वैश्विक नेतृत्व और भारत अमेरिका सहयोग को लेकर हम इसके प्रभावों का अवलोकन करें तो हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुधार और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर सहमत है। दोनों की सहमति है। अमेरिका का यूएनएचआरसी और यूएनआरडब्ल्यू से हटना भारत के वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षाओं से मेल नहीं खाता है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र में अधिक सक्रिय भूमिका चाहता है। भारत यूएनआरडब्ल्यूए को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता रहा है, जिससे उसका फिलिस्तीन मुद्दे पर स्पष्ट रूप, जो भारत का रुख है फिलिस्तीन मुद्दे पर, वह यहाँ पर दिखता है। तो यूएनआरडब्ल्यू को आर्थिक सहायता भारत देता रहा है और उसका इस प्रकार का सहायता देना भारत के फिलिस्तीन मुद्दे पर स्पष्ट रूप को ही प्रदर्शित करता है। अब जब अमेरिका इस पर रोक लगा रहा है तो भारत के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और यदि हम मानवाधिकारों और कूटनीतिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का अवलोकन करें तो अमेरिका यूएनएचआरसी को पक्षपातपूर्ण और अप्रभावी मानता है, जबकि भारत इसे सुधार के साथ जारी रखने के पक्ष में है। भारत का मानना है कि ठीक है, यूएनएचआरसी में और यूएनआरडब्ल्यूए में यदि कोई कमियां हैं
तो उसे दूर किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। सुधार के साथ यूएनएचआरसी को बनाए रखा जाना चाहिए। अमेरिका का हटना मानवाधिकारों पर वैश्विक प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकता है, जिससे भारत को अपने रुख पर पुनर्विचार करने की जरूरत हो सकती है। और इन सबके सापेक्ष हमें इस बात पर भी अवलोकन करना चाहिए, इस बात को ही समझना चाहिए कि भारत को अब आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, अमेरिका ने जो निर्णय लेना था निर्णय ले लिया, यूएनएचआरसी पर जो है यूएनएचआरसी से हटने के लिए उन्होंने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया, तो उनका एक कार्रवाई तो प्रारंभ हो चुका है, यूएनएचआरसी से अमेरिका बाहर हो चुका है। अब ऐसे में भारत को आगे क्या करना है, तो वास्तव में स्वतंत्र कूटनीति को उसे अपनाना होगा। और ऐसे ही भारत की जो कूटनीति है वह स्वतंत्र कूटनीति है। भारत को अमेरिका और पश्चिम एशिया दोनों के साथ संतुलन बनाए रखना होगा, और यह संतुलन तभी होगा जब भारत स्वतंत्र कूटनीति को अपनाए रखेगा। यूएनआरडब्ल्यू को समर्थन जारी रखना होगा भारत को नहीं चाहिए कि वह यूएनआरडब्ल्यू से भी बाहर हो जाए अमेरिका की देखा देखी। भारत को अपने मानवीय सहायता प्रयासों को जारी रखना चाहिए, जिससे कि उसकी जो वैश्विक छवि है वह मजबूती के साथ आगे भी बना रहे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग भारत को करनी चाहिए। भारत को अमेरिका के हटाने के बजाय, या आप कह सकते हैं कि भारत को चाहिए कि वह बहुपक्षीय संगठनों में सुधार लाने के लिए प्रयास करता रहे। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए उसे भूमिका निभाना चाहिए। भारत को कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से मध्य पूर्व में शांति प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। इसे बहुत थोड़े में अगर कहा जाए, या आप कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कहा जाए, तो अमेरिका का यूएनएचआरसी से बाहर निकलना और यूएनआरडब्ल्यूए की सहायता को रोकना भारत अमेरिका संबंधों को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन यह भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती होगी, एक चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखते हुए अमेरिका, पश्चिम एशिया और संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को मजबूती से प्रबंधित करना होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और ऐसे विषय पर आप सबको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके गहराई से अवलोकन और अध्ययन आप सबको करना होगा। अगर यूपीएससी के दृष्टिकोण से अमेरिका का यूएनएचआरसी से हटना और फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट के संदर्भ में किन विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता है, कौन से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो यूपीएससी परीक्षा में इस विषय का क्या महत्व है, इसका भी हम थोड़े में यदि अवलोकन करें तो हम कह सकते हैं कि यह जो विषय है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक संगठनों से संबंधित है। और चूंकि ये आपका अध्ययन का विषय है, आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण विषय है, तो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों चरणों में इस विषय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए बहुत ही बेहतर ढंग से समझने की आपको आवश्यकता होगी। अगर प्रीलिम्स के आधार पर हम इसके महत्व का अवलोकन करें, इस विषय या ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अगर हम इस बात का अवलोकन करें तो निश्चित रूप से जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इसका गठन कब हुआ ये आपको जानना होगा, समझना होगा। उसके उद्देश्य, उसके कार्य प्रणाली से आपको अवगत होना होगा। यूएनएचआरसी में अमेरिका की भूमिका और उसके बाहर निकलने के क्या कारण हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, को हम यूएनआरडब्ल्यूए कहते हैं, का कार्यक्षेत्र को जानना होगा। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए इसका क्या महत्व है, इसे भी आपको समझना होगा। अमेरिका और इस्राएल फिलिस्तीन विवाद का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, तो अमेरिका इस्राएल फिलिस्तीन विवाद का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, इसे समझकर आप प्रीलिम्स में ऐसे यहाँ से जो अगर कोई प्रश्न पूछे आते हैं उसका सही से उत्तर आप सब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक संभावित प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, आप उस संभावित प्रश्न का अवलोकन कर सकते हैं। और ये प्रश्न जो है अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, इस प्रश्न का आप अवलोकन कीजिए। ये जो है संभावित प्रश्न है प्रीलिम्स पर्पस से। और देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न आपके लिए सेट किया है, यूएनएचआरसी जिसको हम
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संदर्भ में जानते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। UNHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सहायक इकाई है। इसके निर्णय सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। UNHRC का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब ये 3 जो है यहाँ पर संदर्भ दिए गए हैं, उनमें क्या सही है, इसके लिए विकल्प का भी प्रयोग किया गया है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनें। ए केवल 1 और 3 यानी ए और ए वाला, बी केवल 2 और 3 यानी 2 और 3 यहाँ, केवल सी कहता है केवल 1 और 2 यानी ये और डी कहता है 1 और 2 और 3 सभी, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या होगा? तो देखा जाए तो जो UNHRC है इसके संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं, पहला कथन यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सहायक इकाई है, बिल्कुल सही है। इसके निर्णय सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यानी 2 गलत है। UNHRC का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, यह भी सही है, यानी कथन 1 और कथन 3 ये सही हैं, इसलिए ए सही उत्तर है, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगर हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका अवलोकन करें तो ये जो UNHRC और UNRWA जो विषय है, ये GS पेपर सेकंड 2 में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए GS पेपर 2 के अंतर्गत इस विषय पर आप तैयारी को बेहतर बनाइए। और खासकर जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स इससे रिलेटेड हैं, अगर हम उसका अवलोकन करें, उस पर हम विश्लेषण करें, तो आपको मुख्य रूप से मेंस के लिए अमेरिका के UNHRC से बाहर निकलने के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। अमेरिका की नीति और वैश्विक मानवाधिकार संरचना पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए। अमेरिका द्वारा UNRWA की फंडिंग रोकने से फिलिस्तीनी शरणार्थियों पर इसका क्या प्रभाव जा सकता है, यह भी ध्यान रखना होगा। इसराइल फिलिस्तीन विवाद और इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का आपको अवलोकन करना होगा, और साथ ही भारत का स्टैंड और कूटनीतिक दृष्टिकोण इस विषय पर क्या है, इसको लेकर भी आपको चर्चा आपस में करनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम एक संभावित प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न यहाँ पर बन रहा है मेंस के पर्पज से कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से अमेरिका के बाहर निकलने से वैश्विक मानवाधिकार संरचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है, भारत की स्थिति का भी विश्लेषण करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस क्वेश्चन को आप अपने लिए नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन का सर्वसुध हल करने का प्रयास कीजिए। आंसर राइटिंग करने का आपका प्रयास यहाँ पर होना चाहिए। तो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इंटरनेशनल अफेयर्स के तहत हम आगे भी ऐसे विषय पर आपके समक्ष चर्चा प्रस्तुत करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।